देखिए बच्चों, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने जो विमा हम लोग निकाल चुके थे उनके अनुप्रयोग पढ़े थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दूरी का मापन। यानी कि अगर छोटी दूरी हो वो तो हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी दूरी हो, जैसे एग्जांपल दूँ, पृथ्वी से किसी ग्रह की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, तो इन दूरियों को हम स्केल लेके नापने थोड़ी बैठेंगे। ठीक है, तो इन दूरियों का मापन कैसे किया जाता है आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए, जो लास्ट वीडियो में हम लोग विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे उसमें से एक छोटा सा टॉपिक है, वो थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। वो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी जो विमीय संगत समीकरण होता है, मतलब आपको कोई भी एक समीकरण दे दिया गया है, ठीक है, वो वास्तव में सही हो। ठीक है, यानी कि उसकी विमा जो है ना वो सही आ रही है, कि हमने एलएचएस की विमा निकाली, हमने आरएचएस की विमा निकाली, विमा विधि के द्वारा हम ये कह रहे हैं कि वो समीकरण सही है। ठीक है, तो वो वास्तव में सही हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन यदि विमीय रूप से वो समीकरण गलत हो, मतलब ये कि हमने जब विमा निकाली तो जो एलएचएस की विमा आई और जो आरएचएस की विमा आई वो दोनों बराबर नहीं आई। ठीक है, वो दोनों क्या नहीं आई, बराबर नहीं आई, इसका मतलब वो समीकरण गलत है, तो वो समीकरण गलत ही कहलाएगा, उसको हम सही नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर उसकी विमाएं समान आ रही है और उसमें कोई साइन मिस्टेक है या कुछ भी कोई भी मिस्टेक है तो वो हम विमीय विधि के द्वारा नहीं बता सकते, लेकिन वो समीकरण सही हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर विमा हम निकाल रहे हैं और विमाएं बराबर नहीं आ रही है तो डेफिनेटली वो समीकरण क्या होगा, गलत ही होगा। थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे गति का तृतीय समीकरण, ये मैंने आप लोगों को दिया था होमवर्क करने के लिए कि आप चेक करके बताइएगा कि ये सही है या नहीं। अब देखो एग्जैक्टली तो फॉर्मूला इसका यही होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एग्जैक्टली तो यही होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ माइनस लगा दिया तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। अब आप एक काम करिए, इन दोनों की विमा निकालिए और विमा विधि के द्वारा आप चेक करिए कि क्या ये समीकरण सही है। तो जब आप चेक करोगे ना तो ये दोनों समीकरण जो है ना सही आएंगे। क्यों? क्योंकि विमा में तो चिन्ह का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्या भाई, वी स्क्वायर की विमा, यू स्क्वायर की विमा और 2as की विमा सेम आएगी, इसमें भी वही है, वो सेम आएगी। तो यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा ये हम नहीं बता सकते ना। लेकिन बीमा इसकी समान मतलब बीमा इसकी सही आ रही है, एलएचएस की बीमा आरएचएस के बराबर आ रही है, इसलिए यह समीकरण सही होगा। बस यहाँ प्लस होगा या माइनस ये हम यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है इसको कि इक्वेशन 1 और 2 में दोनों विमीय रूप से सही है, विमा दोनों की सही आ रही है इसलिए सही है, परंतु इन दोनों में से कौन सी समीकरण सही होगी इसकी जांच हम विमीय समीकरण के द्वारा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ दोनों की विमा अलग अलग आती, अगर यहाँ दोनों की विमा मतलब इसकी विमा तो बराबर आ रही है एलएचएस आरएचएस, लेकिन इसमें नहीं आ रही होती तो हम कह देते कि यह समीकरण गलत ही होगा। यानी कि विमा समान आनी चाहिए तो ही समीकरण सही होगा, बस प्लस माइनस आएगा या नहीं आएगा ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, अब चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, मेरे साथ साथ नोट जरूर बनाते रहिएगा। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं। अब हमें करना है दूरी का मापन। कौन सा? दूरी का मापन, और वो भी लंबी दूरियों का, छोटी मोटी दूरियों का नहीं, लंबी दूरियों का। तो देखो लंबी दूरियों का जो मापन है उसको मापन करने की विधि होती है जिसे लंबवन विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? लंबवन विधि कहते हैं। ओके, अब देखिए लंबवन विधि होती क्या है? ऐसी विधि जिसके द्वारा, नाम से समझ में आ रहा है, लंबवन मतलब लंबी दूरियां, तो ऐसी विधि जिसके द्वारा लंबी दूरियों का मापन किया जाता है लंबवन विधि कहलाती है। ठीक है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी के व्यास के बिंदु है। भाई पृथ्वी हमें पता है कि ऐसे गोलाकार में मानते हैं हम। ठीक है, तो ये पृथ्वी का व्यास है, तो ये बिंदु तो है ए और ये बिंदु है बी, और यहाँ पर सूर्य रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो दूरी है इसको हमने, ये जो दूरी है ए और बी के बीच की दूरी, यानी कि पृथ्वी का जो व्यास है उसको तो मैंने मान लिया है बी, या ए से बीच की दूरी जो व्यास के दो बिंदु है। ठीक है, इस दूरी को माना है कैपिटल डी। अब बताइए ये कैपिटल डी है तो ये भी तो कैपिटल डी ही होगी ऑब्वियसली भाई, इस पॉइंट से इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी बराबर ही तो होगी ना, तो ये मैंने मान लिया कैपिटल डी। अब हम ये कैपिटल डी निकालना है, हमें क्या निकालना है? ये कैपिटल डी निकालना है। ओके, अब देखिए, अब ये जो कैपिटल डी है वो हम कैसे निकालेंगे? तो हम मानेंगे कि ये जो एंगल है ये थीटा है, यानी कि ये जो सूर्य है वो पृथ्वी के व्यास के जो दोनों बिंदु है उनसे जो कोण बना रहा है वो कितना है? थीटा है।
ठीक है, ये थीटा है। अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये इस डायग्राम में जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको ऐसे समझा दी है। अब देखो एक चीज़ मुझे बताओ कि ग्रह की पृथ्वी से दूरी, मतलब सूर्य है, उसकी पृथ्वी से दूरी बहुत अधिक होगी नहीं होगी? ऐसा तो नहीं है कि वो इतनी सी दूरी बैठा हुआ है, ऐसा तो नहीं है, बहुत दूर होगी, बहुत दूर होगी। इसका मतलब क्या है कि B/D, जो हम एक रेशियो यूज़ कर रहे हैं B/D, यानी कि ये वाली दूरी जो अभी अभी डायग्राम में सिखाया मैम, समझाया मैंने, ये तो है B और ये है D, ठीक है, यानी कि B/D। तो बताओ ये D बहुत ज़्यादा होगी नहीं होगी? तो ऐसे लिख दूँ B/D लेस देन 1, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसे लिखोगे B इज D, ठीक है। अब इसको स्मॉल कैपिटल अभी कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, हम फॉर्मूले में वैसे इसको कैपिटल यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आप कैपिटल ए लिख लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो B/D ग्रेटर देन लेस देन 1 होगी, यानी कि B जो है वो लेस देन D होगा नहीं होगा? होगा ना भाई, D बहुत ज़्यादा है, कैपिटल D लिख लीजिए ताकि कंफ्यूज नहीं हो। क्या लिखेंगे? कैपिटल D, यानी कि D मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है या नहीं है? किसके कंपेयर में? पृथ्वी के व्यास के कंपेयर में। भाई पृथ्वी का व्यास और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, तो दूरी ही ज़्यादा होगी, पृथ्वी का व्यास तो कम ही होगा और बहुत कम होगा इस दूरी की अपेक्षा। होता है नहीं होता? होता है। तो हम यहाँ एक अजम्पशन बांध के चलेंगे, वो अजम्पशन ये है कि अगर B जो है वो बहुत कम है D के कंपेयर में, तो इसका मतलब ये जो थीटा है, भाई D बहुत दूरी पर है, तो बताओ ये जो थीटा बनेगा ये भी बहुत छोटा होगा नहीं होगा? होगा ना भाई, D बहुत दूरी पर है तो ये थीटा आपको दिखाई देगा नहीं देगा ना? बहुत छोटा होगा, बहुत स्मॉल होगा, तो थीटा यहाँ क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो हम यहाँ क्या अजम्पशन मान के चल रहे हैं? तो हम यहाँ ये अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि जो सूर्य अभी हम यहाँ ले रहे थे ना इसकी परिधि पे, उसको तो मैंने मान लिया है केंद्र। क्या मान लिया है? केंद्र। और जो हम दूरी ले रहे थे ना A से S के बीच की दूरी, उसको मैंने मान लिया है त्रिज्या, ठीक है। और जब आपको केंद्र मिल गया, त्रिज्या मिल गई, तो वृत्त बनता है, ऑब्वियसली बनता है। तो मैंने एक क्या कर लिया? वृत्त बना लिया जिसका केंद्र है S, जिसकी त्रिज्या है D, ठीक है। और ये जो D है ये भी D होगी, तो ये जो चाप काटा गया है इसको कहा गया है B। मतलब जो ये B अभी हम मान रहे थे, जो हम कह रहे थे कि पृथ्वी का व्यास है, वो इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया? S तो हो गया केंद्र, D हो गया त्रिज्या, और जो B हम मान रहे थे ना ये इसका क्या हो गया? चाप हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें पता है, कोण का फॉर्मूला क्या होगा? कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना है? थीटा। तो चाप कितना हो गया? ये तो है AB, भाई ये A है, ये B है, ये थीटा है, यही तो है। उस डायग्राम को मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है, ये देखिए, ये डायग्राम ये था, अब ये बन गया हमारी अजम्पशन से, इस वाली अजम्पशन से। तो ये हो गया। तो अब बताइए कोण होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या हो गया? ये, और ये कितना है? B। त्रिज्या कितनी है? ये, और ये कितनी है? भाई ये कहो चाहे ये कहो, एक ही तो बात है भाई, त्रिज्या समान ही तो होगी, ये और ये दूरी, तो त्रिज्या हो गई D। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? B/D। और यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं लंबी दूरियों के मापन के लिए, ठीक है। जहाँ B है A से बीच की दूरी, थीटा है, सॉरी D है पृथ्वी से सूर्य की दूरी, और थीटा कोण है ही। तो ये हमारा फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है लंबी दूरी के मापन के लिए। इसकी सहायता से पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, पृथ्वी से मान लीजिए कोई भी और दूसरा ग्रह है उसके बीच की दूरी निकाली जा सकती है, ठीक है। तो एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो जब हमें ये D मिल गया, हमें ग्रह और पृथ्वी के बीच की दूरी मिल गई, तो इस D की सहायता से हम एक चीज और निकाल सकते हैं। वो क्या? जो भी ग्रह है उसका आमाप या कोणीय व्यास, क्या निकाल सकते हैं? उसका आमाप या कोणीय व्यास हम निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से? D की सहायता से। और उसका फॉर्मूला होता है ये अल्फा इक्वल्स टू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, जहाँ अल्फा तो क्या है? अल्फा तो है आपका ग्रह का कोणीय व्यास या कोणीय आमाप कहते हैं, और D है ग्रह का व्यास। भाई ग्रह होगा उसका भी तो कोई व्यास होगा, जैसे सूर्य है तो उसका भी तो कोई व्यास होगा, तो उसके व्यास को कहा गया है यहाँ पे स्मॉल d, ठीक है। कैपिटल D है पृथ्वी से उसके बीच की दूरी, और अल्फा है इस ग्रह का, जो भी ग्रह है उसका आमाप भी बोल सकते हैं, और इसका दूसरा नाम है कोणीय व्यास, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। तो इन दोनों पे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपको D दे देगा, अल्फा दे देगा, स्मॉल d पूछेगा, या स्मॉल d और अल्फा दे देगा, कैपिटल D पूछेगा, ठीक है, या थीटा दे देगा, B दे देगा, D पूछेगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए हमें कुछ
हमने देखो 1 डिग्री पढ़ा है ना आप लोगों ने, 70 डिग्री 80 डिग्री, तो उससे 1 डिग्री। तो हमें पहले इनके जो मान है वो स्टैंडर्ड में निकालना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। 1 डिग्री में कितने रेडियन होता है? भाई हमें पता है कि कोण जो होता है उसका स्टैंडर्ड मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। तो मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ दे दी गई है, वो MKS में दी गई है और कोण को डिग्री में दे दिया, तो आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम डिग्री को रेडियन में चेंज करना सीखेंगे। फिर होता है 1 आर्क मिनट। अगर इसके ऊपर 1 कॉमा लग जाए ना, कोई भी चीज़ है उसके ऊपर एक, जैसे 2 है और इसके ऊपर 1 कॉमा लग रहा है इसके ऊपर, तो इसका मतलब होता है कि ये 2 मिनट है या 2 आर्क मिनट है। तो इसको भी डिग्री, इसको भी रेडियन में चेंज करना आना चाहिए। फिर इसके ऊपर डबल कॉमा लग जाए तो इसका मतलब हो जाता है सेकंड, यानी कि 1 आर्क सेकंड, ये सेकंड है। तो इन सब के मान पहले हमें रेडियन में निकालने आने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में भाई हमारे थीटा है या नहीं? थीटा इज इक्वल टू B/D। तो ये थीटा भाई हम इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में दे सकता है, तो हमें उसको रेडियन में बदलना तो आना चाहिए ना। तो पहले हम ये सीखते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, और आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। अब देखो, आपको पता है कि 360 डिग्री में कितना होता है? 2 पाई होता है। ठीक है, दिया हुआ भी है, नहीं दिया हुआ था तो भी आपको पता होना चाहिए कि 2 पाई बराबर 360 डिग्री होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, ये तो पता ही है। ठीक है, बस इन तीनों चीज़ों को, चारों 1 2 3 इनको यूज़ करके अभी हम देखना कैसे रेडियन में मान निकालते हैं। अभी थोड़े अटपटे से लग रहे हैं ना, क्या आ गया? ठीक है, कुछ नया है ना इसलिए, लेकिन कोई बात नहीं, नया तो लाइफ में कुछ ना कुछ हमें मिलता ही रहता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले निकालेंगे 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, और फिर इनकी जो वैल्यूज़ निकलेगी ना वो आपको याद रखनी है। याद रखोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, निकालना भी आपको आना चाहिए, बाई चांस एग्जाम में भूल जाओ तो फिर निकालना आएगा तो फटाफट निकाल तो लोगे ना। ठीक है, चलिए 1 डिग्री में रेडियन निकालना है कि भाई 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, ऐसे निकालना है। स्मॉल से भी लिख सकते हैं, कैपिटल से भी लिख सकते हैं। 360 डिग्री में आपको पता है 2 पाई रेडियन होता है, ये 2 पाई रेडियन में वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ से 1 की वैल्यू, यहाँ से 1 डिग्री चाहिए तो 360 को नीचे भेज दो, इतना सिंपल तो है। तो 1 डिग्री बराबर आ गया 2 पाई बटे 360 और रेडियन। ठीक है, 2 को इससे काटा तो ये आगे, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, पाई बटे 180। भाई 2 से ये कटा तो 180 आ गया, पाई बच गया, रेडियन रेडियन आया। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन आ गए? पाई बटे 180 रेडियन। अब पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 3.14। ये वैल्यू किसकी होती है? पाई की तो होती है। ठीक है, अब ये पॉइंट को उठाओगे तो ये 100 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? मैं इसके आगे 2 संख्या है तो 2 0, तो आ गया 314 बटे 180 इंटू 100। ठीक है, अब देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3, तो इसको 10 की पावर 3 लिख दिया। और जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 डिग्री में कितने आएंगे? 17.44 इंटू 10 की पावर -3 रेडियन, ये है। अब मैंने बताया था कि इसको मानक रूप में लिखते हैं, 1 से 10 तक के बीच में लिखते हैं, तो मुझे 1 के बाद में पॉइंट लगाना है। जब 1 के बाद में पॉइंट लगाओगे तो डेफिनेटली यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी? 1। भाई 1 पावर को इधर लाना पड़ेगा, तो ये 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? 1.745 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। आप इसको सॉल्व करना, इसको करना, दोनों सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। मुझे 1 पॉइंट और बढ़ाना था, पहले इसको हटाओगे तो नीचे कितना आएगा? 100। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को नीचे 1000 चाहिए, 1000 चाहिए तो भाई ऊपर भी तो 10 से गुणा करोगे, अपनी मर्जी से थोड़ी नीचे 1000 ले आओगे। भाई नीचे आपको 1 0 और चाहिए तो ऊपर भी 1 0 और लगाओगे। ठीक है, अब ये 3 तो यहाँ चला जाएगा, तो ये आ गया 10 की पावर -0, 10 की पावर 1। जब इनको आप आधार समान तो खाते जुड़ेगी करोगे तो ये 10 की पावर -2 आएगा। तो मिल गया 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? 1.745 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। तो ये वैल्यू आप याद रखोगे तो ज़्यादा आसान है ना, नहीं तो उसको सॉल्व करने बैठोगे एग्जाम में, लेकिन सॉल्व करना भी आना चाहिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चलिए अब हम चेंज करते हैं, भाई डिग्री तो चेंज हो गई, टेंशन खत्म। अब मिनट और सेकंड को भी चेंज कर लेते हैं। भाई 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं और 1 सेकंड में? पहले करते हैं 1 मिनट, इसको मिनट भी बोल सकते हो, आर्क मिनट भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, दे भी रखा था अगले ने, नहीं तो आपको पता होना चाहिए। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, मिनट है ये, 1 कॉमा लगा है तो मिनट, 2 कॉमा तो सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए आपको क्या चाहिए? 1 मिनट, तो यहाँ से एक, आपको इतना पता है कि 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 60 डिग्री, तो सॉरी 60 मिनट में कितने रेडियन? ये होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये किसके बराबर है? 1 डिग्री के, है या नहीं? यहाँ से
तो इसे 1 डिग्री की जगह ये वैल्यू रख दी है बस मैंने। अब बस यहाँ से आपको क्या करना है, 60 को नीचे ले जाओ तो यहाँ 1 मिनट बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा, बस वही किया है। तो 1 मिनट कर दिया तो ये 60 को नीचे ले गए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू ये निकल के आएगी। अब देखो यहाँ भी वही किया है, हमें इसको मानक रूप में बदलना है तो मेरे को यहाँ पे दशमलव चाहिए, तो यहाँ पे दशमलव चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको 10 की पावर 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रेडियन है, RAD है, ठीक है, तो वही किया है। तो 1 मिनट में कितने रेडियन आ गए, 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। समझ में आ रहा है क्या? कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री की रेडियन में वैल्यू रख दी और यहाँ से 1 मिनट निकाल लिया बस, और इसको सोल्व किया तो इतनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये दूसरा आ गया। अब निकालते 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं। अब आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ये तो पता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको 1 मिनट का रेडियन में मान पता है कितना होता है, इतना, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के भी बराबर होता है, तो रख दिया। बस यहाँ से 1 सेकंड निकाल लो, तो 60 को करेंगे नीचे ले गए, नीचे ले जाके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। वापस से ये मानक रूप में नहीं है, यानी कि वैज्ञानिक संकेत के रूप में नहीं है, पढ़ा है ना हमने परिमाण की कोटि में, तो इसको मानक रूप में बदलेंगे। तो इसको क्या करा, 1 पॉइंट आगे किसका आएंगे, तो 1 10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1 सेकंड में कितने रेडियन आ गए, 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। तो 3 फॉर्मूले आ चुके हैं, याद भी रखना है और निकालना भी आना चाहिए। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, पृथ्वी के 2 व्यास बिंदु, पता है ना कौन सा होता है पृथ्वी के 2 व्यास बिंदु, ये पृथ्वी मानी तो ये हो रही है जिसको मैंने बी बोला था, ये ए है, ये बी से चंद्रमा का, अब की बार सूर्य नहीं लिया है, अब की बार ले लिया इसने चंद्रमा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मून है, ठीक है, का प्रेक्षण 2 दिशाओं में किया गया है। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। और थीटा की जो माप है वो बोल रहा है कि ये जो थीटा बनता है इसकी माप दे रखी है, कितनी है, 1 डिग्री। अब देखो इसलिए हमने वो करा था, 1 डिग्री 54 मिनट दे रखी है। अब ना ये डिग्री में है ना पूरा मिनट में है, तो हमें इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमने वो किए थे। पृथ्वी का व्यास, और दे रखा है कि पृथ्वी का जो व्यास है यानी कि ये जो बी है उसकी वैल्यू भी दे रखी है, कितनी, 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। अब देखो ये मीटर में, तो भाई ऐसा ही पद्धति में चाहिए, तो ये मीटर में है तो थीटा भी किस में होना चाहिए, रेडियन में, क्योंकि थीटा का ऐसा ही मात्रक क्या है, रेडियन ही है, इसलिए हमें उनकी जरूरत है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ये ज्ञात करो, ये पूछ रहा है वो। चलिए पहले तो थीटा को बदलते हैं, भाई इसको ही बदल लेते हैं, हेडक ही खत्म। थीटा कितना है, 1 डिग्री 54 मिनट, इसको क्या बोलेंगे हम, 1 डिग्री, और ये 54 मिनट है भाई, 1 कोमा बराबर 1 मिनट, मिनट बोलते हैं, 2 कोमा तो सेकंड। चलिए आपको पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, पता है ना। चलिए तो 1 डिग्री की जगह 60 मिनट रख दो भाई, या तो इसको डिग्री में चेंज कर लो या दोनों को पहले मिनट में चेंज कर लो, फिर मिनट को डायरेक्ट रेडियन में चेंज कर लेंगे, जो आसान लगे वो। अब इसका मतलब ये है कि 1 डिग्री 54 मिनट, तो इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, ऐसा मत कर दो ना आप, इसको गुणा कर दो, गुणा नहीं करना है, मतलब 60 में हम इतने जोड़ देंगे तो टोटली इतने मिनट आ जाएंगे। तो आ गए 60 मिनट प्लस 54 मिनट, तो ये आ गया 114 मिनट आ गया। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 114 मिनट। अब आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, चलिए इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 114 मिनट को 114 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 60 से गुणा कर दो, अब की बार गुणा ही तो करेंगे जब भी तो सेकंड में बदलेगा, तो 60 से गुणा कर दिया तो ये किस में बदल गया, सेकंड में। चलिए अब आपको पता है कि एक जो सेकंड होता है उसमें कितने रेडियन होते हैं, अभी निकाला है, 4.85 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन। तो इतने सेकंड में, ये जो इतने सेकंड है इसमें कितने रेडियन होंगे, तो इसको इससे गुणा कर दो, है ना आसान, बस यही करना है। तो आपके पास में थीटा आ गया, इतना रेडियन में आ गया। अब देखो फॉर्मूला आपको पता है, स्मॉल बी अपॉन कैपिटल डी होता है थीटा। चलिए बी की वैल्यू अगले ने दे रखी है 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, ये देखिए, और ये मीटर में है, ठीक है, ओके। थीटा की वैल्यू हमने रेडियन में निकाल ली, यानी कि दोनों अब क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का क्या फंडा होता है, सारी यूनिट एक ही पद्धति में होनी चाहिए। अब दोनों एसआई में आ गई भाई, पहले थीटा एसआई में नहीं था, हमने चेंज कर लिया, अब आ गया एसआई में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, पॉइंट वगैरह इनको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करते करते आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है। आप करिएगा सॉल्व, थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन जरूर है बट मुश्किल नहीं है,
आप इसको सॉल्व करोगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। और देखो सॉल्व करने का एक तरीका मैं आपको और बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली जो वैल्यूज दे रखी है उनके साथ सॉल्व करो। जैसे बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है ना, जैसे आपको आ गया 4.01, तो आप इसको 4 मान के सॉल्व कर लो, अप्रोक्सीमेट 4, भाई ज़्यादा फर्क नहीं है ना, हमें कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व करना है। या फिर 3.9 है तो इसको 4 मान के सॉल्व कर लो। तो मतलब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेना आपको आना चाहिए। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो रिजल्ट मान लीजिए एग्जैक्ट रिजल्ट 1.29 है, तो आपके अप्रोक्सीमेशन से ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, 1.27 हो जाएगा या 1.31 हो जाएगा, इतना ही तो फर्क पड़ेगा। तो इस चीज़ से कोई फर्क इतना पड़ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तब तो आपको फर्क पड़ेगा, लेकिन जैसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है थ्योरी में, बड़े में आ रहा है, तो वहाँ इस चीज़ का इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप लोग ये करेगा कि बराबर साइन लगाने के बजाय ये अप्रोक्सीमेट का साइन लगाइएगा, तो वह एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने अप्रोक्सीमेशन लेके वैल्यू निकाली है, मतलब ये इसके नियर आएगा, एग्जैक्टली इसका इतना है लेकिन ये इसके नियर आएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्व करोगे तो ये इतना आएगा। अब इसको मानक रूप में बदलना है हमें, तो 2 संख्या के पहले पॉइंट लगाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो d = कितना आ गया, 3.84 इंटू 10 की पावर 8। बताओ किस में आएगा, मीटर में। क्यों, क्योंकि आपका ये ऐसा ही पद्धति में था, तो d भी तो दूरी ही है, और दूरी भी किस में लेते हैं हम, मीटर में तो लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी। तो बताओ आपको समझ में आया नहीं आया, कैसे हम लंबी दूरी का मापन कर सकते हैं। अब वो हो सकता है आपसे यहाँ पे ये अल्फा भी पूछ ले, तो अल्फा क्या होता है, d/d आपने निकाल लिया है, ठीक है। अब या तो वो अल्फा दे देगा या d दे देगा, दोनों में से एक वैल्यू देगा और एक पूछेगा। तो आगे और भी हो सकता है, बुक में है एक क्वेश्चन, आप करिएगा उसको, ठीक है। तो आज हमने लंबी दूरी का मापन सीखा है, फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, साथ ही हमने डिग्री, मिनट और सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना भी सीखा है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ही आपका जो ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, ये कंप्लीट होता है। मतलब इसका थ्योरी और जो डेरिवेशन पार्ट था वो आज कंप्लीट होता है। अब इसके न्यूमेरिकल्स बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, वहाँ हम कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। बाकी के आपको विद सॉल्यूशन PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, लेकिन एक बार आप लोग खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।